तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर, कोई दो राय नहीं है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, हो सिकंदर, तुम भी बन सकते हो सिकंदर, कोई दो राय नहीं है। और आज हम जिस महत्वपूर्ण कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं वो भी सिकंदर महान की कहानी है। ये जो मोटिवेशन लाइन आपके लिए थी, वाकई में वो सिकंदर महान से प्रेरित लाइन थी। सिकंदर की तुलना सिकंदर बनने का तात्पर्य क्या है, आज हम ऐसी महत्वपूर्ण कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। आज आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ अद्भुत लेकर आए हैं और बहुत ही प्यारा सा एक नगमा कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी एक कहानी कह सकते हैं जो आज से आप गुनगुनाने वाले हैं और आज से आप इस कहानी को कभी ना भूलने वाले हैं। बेहतरीन मंच पे बेहतरीन स्टूडेंट्स का बेहतर ढंग से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे साथ सिकंदर महान की कहानी के साथ। आज हम रूबरू हो रहे हैं आपके इस मंच पर। जी हाँ, सिकंदर महान आज से 356 बीसी कह सकते हैं। आज से क्यों कहे, सीधी सीधी बात करेंगे। 356 बीसी यानी 356 ईसा पूर्व जिसका जन्म होता है। देखिएगा, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ है? 356 बीसी। कहाँ पर हुआ है? मेसोडोनिया। मेसोडोनिया जिसे दूसरे लहजे में कहा जा सकता है मकदूनिया। मेसोडोनिया या मकदूनिया के शासक थे फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जिनका शासन काल प्रारंभ होता है 359 बीसी से लगाकर 336 बीसी तक। लीजिए, ये फिलिप द्वितीय हैं कौन? तो पिता। बेहतर है एक सामंजस्य बनाएंगे हम लोग और एक बेहतर कहानी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। इतिहास का मतलब कहानी, इतिहास का मतलब कोई कहानी जो पीछे छूटी है, आज हम उसको जानेंगे। सिकंदर महान के आने से हम पर क्या प्रभाव पड़ा है? हमारे भारत में क्या सिकंदर महान आया था तो क्यों लौट गया? सिकंदर को सिकंदर महान क्यों कहा जाता है? क्या इसने पूरी दुनिया को जीता था? इन सारी हकीकत से आज आपका पर्दा हटाएंगे, आज आपको इनकी पूरी झांकी दिखाएंगे। जी हाँ, तो सिकंदर महान जो कि 356 बीसी में पैदा होता है, यूनान के एक राजा, मेसोडोनिया नामक छोटा सा प्रांत जिसके राजा हुआ करते थे फिलिप द्वितीय। कहानी को थोड़ा सा अच्छे ढंग से सुनने और समझने का प्रयास करें। नोटबुक तो बनते रहेंगे, कहानी ऐसी चीज़ें होती है जो मन मस्तिष्क में खुद ब खुद जगह बनाने का प्रयास करती हैं। हमें थोड़ा सा बस हेल्प करना होता है, थोड़ा सा उनके साथ जुड़ना होता है। यूनान यानी यूरोप की बात हो रही है। आज जहाँ आप यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं वहाँ आपको यूनान मिलेगा। तो यूनान देश के एक छोटे से प्रांत का एक राजा जिसका नाम फिलिप द्वितीय, जिसके प्रांत का नाम मेसोडोनिया, जिसको दूसरे लहजे में कह सकते हैं मकदूनिया, कि राजा के घर एक पुत्र का जन्म होता है, सिकंदर महान। राजा चाहेगा कि ये शासन करेगा, राजा चाहेगा कि हमारा बच्चा बेहतर काम करेगा, इसलिए वो एक महान दार्शनिक के पास उसे भेज दिया जाता है उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो फिलिप द्वितीय महान दार्शनिक, किसका नाम लेंगे हम? महान दार्शनिक कौन थे उस समय? इन सारी बातों पर पर्दा हटेगा। महान दार्शनिक थे अरस्तु। इसका मतलब हुआ सिकंदर महान किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर महान अरस्तु का शिष्य था। राजा फिलिप द्वितीय ने अपने पुत्र को, अपने होनहार पुत्र को, अपने काबिल पुत्र को, अपने आने वाले वंश संचालन के लिए जिस पुत्र का अभी फिलहाल घर में जन्म हुआ है, जिस पुत्र का जन्म हुआ है, जिसकी माता का नाम ओलंपिया है, यानी फिलिप की जो पत्नी है और इनकी माता सिकंदर महान की माता का नाम ओलंपिया है। ओलंपिया से, ये ओलंपिया किसका नाम है? माता का। तो फिलिप और ओलंपिया से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर शिष्य किसका बनता है? अरस्तु का। पिता जब तक जीवित हैं कार्यभार संचालन करेंगे, आपको बेहतर पता है। पिता एक बेहतरीन शासक हैं, बहुत कुशल शासक हैं, अपने बच्चे को भी कुशलता का ही सीख पढ़ा रहे होंगे। अपने बेटे को ये तमाम प्रकार की जानकारियों से अवगत कराते हैं और इसके दिलों और दिमाग में विश्व विजेता बनने का ख्वाब सजा जाते हैं।
और पिता की जब मृत्यु होती है तो उस समय सिकंदर महान महज 20 वर्ष का था। आप आंकड़ा लगा सकते हैं, 356 में इसका जन्म है, 336 बीसी में पिता की मृत्यु हो गई है। इनका कोई एक अपना ही सेनापति, मारते तो अपने ही हैं, कोई अपना एक सेनापति इनके सीने में खंजर भोंक देता है और ये मर जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हत्यारा तो अपने आसपास का ही था, पूरे समाज में विखंडन हो जाता है, लोग राजा बनने के लिए लालायित हो जाते हैं। बेटा इनका इकलौता है, अभी छोटा है, 20 वर्ष का है, इसलिए संघर्ष सत्ता के लिए खूब चलता है। लेकिन बेटा बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बहुत ही शक्तिशाली था। इसके पराक्रम की गाथा इसके बचपन से ही लिखी गई थी। 12 वर्ष की आयु में इसने एक जंगली घोड़े को काबू कर लिया था, तो जो उस समय मकदूनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया था। इससे इसका पिता यानी फिलिप द्वितीय काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। उसे पता था हमारा बेटा आगे चल करके महान काम करने वाला है। और गुरु के रूप में अरस्तु जब मिले हैं तो अरस्तु को आपको पता है आज भी आप उन्हें जीव विज्ञान का पिता, जूलॉजी का पिता आप कहते हैं बिल्कुल, आप ये मान के चलें। और ये इनके शिष्य हैं, जो आज जीव विज्ञान के जनक हैं वो इनके शिष्य हैं। सोचो, जीव विज्ञान के जनक के शिष्य हैं कौन? सिकंदर। यानी बहुत बड़े गुरु के पास हैं ये, और गुरु भी इन्हें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको विश्व विजेता बनना है। कहा जाता है जब सिकंदर 12 वर्ष की आयु का था, 12 वर्ष की आयु में बऊ वफेला, कई जगह लिखा गया है बऊ वफेला, या फिर लिखा जाए बुसफेल्स, ये नाम है एक घोड़े का। घोड़ा कैसा था? जंगली, एक जंगली घोड़े का नाम है ये। और 12 वर्ष की आयु में जब मकदूनिया का कोई भी व्यक्ति इस घोड़े को काबू नहीं कर पा रहा था, अर्थात इस पर बैठ नहीं पा रहा था, तब उस समय सिकंदर ने इस घोड़े को काबू किया था, जिससे इसकी छवि पता चल चुकी थी कि हाँ ये आगे चल करके कुछ ना कुछ करेगा। इसके अंदर वो ऊर्जा है, इसके अंदर वो विश्वास है, इसके अंदर वो पावर है यानी शक्ति है, ये काम करेगा। पिता की मृत्यु होती है 20 वर्ष में, जब मकदूनिया में पूरी तरीके से विखंडन हो चुका है, जहां लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इस बीच इस 20 वर्ष के होनहार बालक ने, 20 वर्ष के तेज तर्रार बालक ने अपने प्रतिद्वंदियों को गाजर मूली की तरह काट डाला। इसका मतलब हुआ कि यह काफ़ी शक्तिशाली था, इसके पास हर वो गुण थे। अरस्तु से तमाम चीज़ें इसने सीख रखी थी, इसे विज्ञान का ज्ञान था, इसे गणित का ज्ञान था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी होते हुए भी इसे शस्त्रों का भी बेहतर ज्ञान था। और इसने अपने पिता का सिंहासन किसी को नहीं दिया, खुद अपने बल पर, जब पिता छोड़ के चले गए, खुद अपनी ताकत पर इसने सिंहासन पर कब्जा किया और इसके बाद यूनान की सेना को बढ़ाने का प्रयास किया। और जो पिता ने सपना सजोया था, जो पिता ने सपना दिखाया था, इस पुत्र को, इस होनहार पुत्र को, इसने वो काम करना शुरू किया। इसने सबसे पहले अपने सेना का विस्तार किया। सेना का विस्तार करता है, आप देखना ना मत भूलिएगा, एक बेहतरीन इसकी पत्नी भी होती है, और वो पत्नी का नाम भी मैं लिख दूंगा। पत्नी थी रुखसाना, बहुत ही प्यारा नाम रुखसाना, यह है पत्नी का नाम। पत्नी वाकई में कोई भी महिला इस तरीके की व्यवहार को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्नी चाहती थी कि ये कहीं युद्ध के लिए ना जाएं, वो इनसे काफ़ी प्रेम करती थी। फिलहाल सिकंदर महान किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को मना ही लेता है और कहता है कि घबराओ ना, तुम कहीं घबराने की बात नहीं है, मैं कहीं दूसरी शादी करने नहीं जाऊंगा। मेरा काम है क्या? मेरा काम है साम्राज्य विस्तार। सुनिएगा ध्यान से, मैं केवल साम्राज्य विस्तार के लिए जा रहा हूं, साम्राज्य विस्तार के लिए जा रहा हूं। हे रुखसाना, तुम इतना समझ लो, मैं दुनिया जीतने जा रहा हूं, मैं दुनिया जीतने जा रहा हूं, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, जो दुनिया जीतने जा रहा हूं। इसका मतलब हुआ, ये से सफाई इसलिए दे रहा है कि तुम ये कतई ना सोचो, तुम ये बिल्कुल ना सोचो कि मैं किसी दूसरी शादी के लिए, किसी दूसरी महारानी या रानी को लाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं केवल साम्राज्य विस्तार के लिए जा रहा हूँ। बात समझना, इतिहास में पहली बार किसी राजा ने साम्राज्य विस्तार की बात की है। सिकंदर महान लोगों को मारता है, सिकंदर महान तमाम राजाओं को हरा देता है, सिकंदर महान तमाम प्रांतों को जीत लेता है। किस लिए? उद्देश्य क्या था इसका? लूटपाट क्या था? नहीं, इसका बिल्कुल उद्देश्य था केवल साम्राज्य विस्तार। इसका उद्देश्य था मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा।
फिलहाल लोग मानते भी हैं सिकंदर ने जितने युद्ध लड़े सब जीते हैं। सिकंदर ने जितने युद्ध लड़े हैं सब जीते हैं और हजारों की संख्या में युद्ध लड़े, सब के सब सिकंदर महान ने जीते हैं। पता नहीं कितने लोग इससे संधि कर गए हैं, पता नहीं कितने लोग हाथ जोड़ करके सामने आ गए हैं कि मुझे मत मारिए, जो कुछ है सब आपका है। पता नहीं कितने लोग, पता नहीं कितने राजा महाराजा इसके धर्म को अपना चुके हैं, यूनानी बन चुके हैं। इसका मतलब हुआ सिकंदर महान का खौफ काफ़ी ज़्यादा था, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ताकतवर सेना थी, तथा सिकंदर महान जैसा कुशल नेतृत्व करने वाला राजा था और जिसके पास ये सारे गुण होंगे वो विभिन्न प्रकार की कूटनीतियों के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ सिकंदर आगे बढ़ रहा है। अब देखना, सिकंदर अपनी पत्नी से विदा लेगा। सिकंदर के पिता तो है नहीं, फिर अब ये फिलहाल राजा बन चुका है। और कब राजा बना है, राजा भी कब बना है, ध्यान दीजिएगा, राजा बना है 20 वर्ष की आयु में। 20 वर्ष की आयु में ये राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद देखना ये विजय पर निकलता है। 334 बीसी की बात मैं करूंगा, 334 बीसी की बात करेंगे तो ये तुरंत बढ़ना शुरू करेगा, पूर्वी सीमा की तरफ विस्तार करेगा। पूर्वी सीमा का मतलब हुआ, पूर्वी सीमा का विस्तार, इसका मतलब था कि अब मैं भारत की तरफ जाऊंगा। भारत उस समय चर्चा में था, भारत उस समय एक बेहतर देशों की श्रेणी में गिना जाता था। भारत के पास सब कुछ था, इसे पता था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसने सोचा क्यों ना हम चल के उस महान स्थान को देखें और वहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करें, क्योंकि मुझे विश्व विजेता बनना है तो मैं किसी भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। और सच बताएं, जो इतिहास में है, जो काल्पनिक अवधारणाएं हैं, उनसे थोड़ा सा पर्दा आपका हटा दें। आपके मन में आता होगा प्रश्न, क्या सिकंदर ने सचमुच पूरी दुनिया को जीता था? नहीं, सिकंदर महान को पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ी है। यार 1498 ईस्वी में आकर के वास्को डी गामा आपके भारत की खोज करते हैं, सोचो जरा। इसका मतलब उस समय कितनी दुनिया की जानकारी थी सिकंदर महान को? नहीं, सिकंदर महान ने पूरी दुनिया का केवल 5% हिस्सा ही जीता है। फिलहाल जितना जीता है ना, बहुत खूब जीता है, केवल 5% हिस्सा ही जीता है और इसे कहा गया विश्व विजेता। खैर, इसे जानकारी इतनी ही थी क्योंकि दुनिया ये समझता था इतना ही बड़ा है। अंडे में पल रहा बच्चे को जानकारी इतनी ही होती कि इतना बड़ा ही दुनिया होगी, ऐसे इनको भी पता था दुनिया इतनी ही बड़ी है। फिलहाल ये अब पूरब की तरफ विस्तार करना शुरू करता है, पूर्वी सीमा की तरफ इसका विस्तार हो रहा है। देखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रखा है, एशिया माइनर को जीतेगा। एशिया माइनर जान रहे हैं आप, गोंगज गोई अभिलेख यहीं मिला था, एशिया माइनर को जीतेगा। इसके बाद देखिए, सीरिया जीतेगा, मिस्र जीतेगा, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन जैसे तमाम प्रांतों देशों को ये जीत लेता है। इसके बाद आगे बढ़ता है, ईरान आता है, ईरान को जीतता है। ईरान के एक राजा हैं दारा, इनको तो इस कदर पराजित करता है कि ये बेचारे भाग निकलते हैं। दारा जब ईरान पहुंचता है ना, ये सिकंदर ईरान पहुंचता है, खौफ देखना कितना था यार। समझो, सीधी बात समझो, राजा बना है 334 बीसी में, ये आगे गया है। सोचो, राजा तो 336 में बना है ना, और ये 2 वर्ष क्या कर रहा था? जलेबी थोड़ा बना रहा था। हाँ, जलेबी ही बना रहा था। ये जानते हो क्या कर रहा था? अपने आसपास के क्षेत्रों में बैठे हुए छुटमुटिया राजा को, जो छोटे छोटे राजा थे, उन सबको पटपटा रहा था, सबको मार रहा था, मार करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं तो अपनी सेना बढ़ाऊंगा ना, पहले मैं अपने पड़ोसी को मारूंगा, फिर उसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को। ऐसे ये सिस्टमैटिक ढंग से इसने लोगों को मारा। वहाँ जो छोटे छोटे प्रांत थे उनसे उनकी सेनाओं को ले लिया, उनके प्रशासन को छीन लिया, खुद बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बना। इसके बाद ये सफ़र पे निकलता है, इसके बाद ये सोचता है क्यों ना चले हम पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ विस्तार करने के इरादे से आगे आता है। ईरान जब पहुंचता है, देखिए खौफनाक मंजर सब लोगों ने देखा है। ईरान के राजा दारा को बहुत बेरहमी से मारता है, मारने का मतलब मार तो पाता नहीं, बहरहाल मारता है और इनकी पूरी राजधानी को जला देता है। दारा किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागता है और भाग करके कहाँ जाता है? बाल्खा। देखिएगा, भाग करके बाल्खा जाता है, दारा भागता हुआ बाल्खा जाता है, लेकिन सिकंदर फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है।
सिकंदर कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा, जब तक तुझे मारूंगा नहीं मैं चैन की नींद बैठूंगा नहीं और चैन की नींद सोऊंगा नहीं। ये सोच करके दारा के पास पहुंचता है सिकंदर बालखा में भी, और बालखा को भी जीत लेता है और अब दारा को मारता है। बालखा को जीतता है, दारा को मारता है, यानी सिकंदर महान अब वाकई में बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बन चुका होता है। लेकिन इसके सपने यहीं रुकेंगे नहीं, इसके इरादे अभी थमेंगे नहीं, और इन सारी बातों का आंखों देखा हाल वर्णन कर रहा है कौन? निरयाकस जो कि एक जल सेनापति था। जल सेनापति था किसका? जल सेनापति था सिकंदर का। निरयाकस जल सेनापति सिकंदर का था, जो आंखों देखा हाल बता रहा है। कहानी देखो कितनी मजेदार है, पुनः एक बार सुनिएगा, बेहतर है कुछ करना नहीं है। हम लोग एक मैसेडोनिया यूनान का एक मकदूनिया शहर की बात करेंगे, एक प्रांत की बात करेंगे। वहाँ एक राजा आते हैं, फिलिप द्वितीय होते हैं, उनका एक पुत्र होता है सिकंदर, जो आगे चल करके महान बनेगा, बहुत लंबी उम्र जीवित नहीं रहेगा। फिलहाल 32 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन 20 वर्ष की आयु में राजा बनता है। बहुत ज़्यादा तनाव होता है और उस समय ये तमाम प्रकार के लोगों को मार करके अपने सिंहासन को हासिल करता है। हासिल करने के बाद इसके जो सपने इसके पिताजी ने जो इसको दिखाए थे विश्व विजेता बनने की, उस सपने को सजोने का प्रयास करता है। पत्नी रुखसाना इसे रोकती है, लेकिन ये अपनी पत्नी रुखसाना को समझाता बुझाता है और कहता है कि तू घबरा ना, मैं तुझे छोड़ के नहीं, मैं तुम्हारी सौतन लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं साम्राज्य विस्तार के इरादे से जा रहा हूँ। इतिहास में ये गवाह है कि पहले शासक ने साम्राज्य विस्तार की बात की है, साम्राज्य विस्तार को खुले शब्दों में उल्लेख किया गया है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है, तमाम लोगों को मारता है। देखिएगा, राजा बनने के बाद इसने अपने आसपास के लोगों को मारा, खौफ बहुत भयानक हो गया, इसके पास सेना बहुत ही मजबूत हो गई। एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, ईरान जैसे देशों को जीत लेता है। सारे देशों को आप देख सकते हैं। इस सारी बातों का आंखों देखा हाल विवरण प्रस्तुत कर रहा है कौन? निरयाकस जो कि इसका जल सेनापति है। इसने अपनी पुस्तक में इन सारी बातों का आंखों देखा हाल विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिए इतिहास में सिकंदर की कहानी जहां से शुरुआत की जाती है, यानी अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले या एपिसोड इसके पहले जो आया हुआ एपिसोड था, जहां हम लोग महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कि 483 ईसा पूर्व के बाद की कहानी आपको मिल नहीं पा रही है। इसका मतलब हुआ हम इतिहास में कहीं उलझे हुए हैं, तमाम प्रकार की तारीखों को हम बेहतर ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन सिकंदर महान के आने से यूनानी लोगों ने डेट वाइज इन बातों का अंकन किया है। निरयाकस ने आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। इसका मतलब हुआ सच्चाई यहाँ है, और हम सिकंदर महान के हमारे भारत में आगमन से हम अपने इतिहास को और भी बेहतर समझने लगे हैं। समझना जरा, सिकंदर महान के आगमन से कभी भी आपसे पूछा जाए आपके भारत में क्या फ़ायदा हुए है, तो फ़ायदा ये हुआ है कि सिकंदर महान अगर ना आया होता तो शायद हमारे इतिहास की एक सही रूपरेखा हमें प्रस्तुत ना मिल पाती, या ना ही हम उसे प्रस्तुत कर पाते, क्योंकि हमें डेट्स जो एक बेहतर तरीका हमें मिला है समय का, वो हमारे सिकंदर यानी सिकंदर महान के आगमन से ही मिला है। फिलहाल सिकंदर महान की कहानी को आगे देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेहतरीन मंच पे बेहतरीन कहानी के साथ जुड़े हुए हैं आप। देखना जरा, सिकंदर ईरान को जीतने के बाद, सिकंदर ईरान के राजा को हराने के बाद आगे बढ़ता है, अफगानिस्तान आता है, और अफगानिस्तान में आकर के अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों को, तमाम हिस्सों को जीत लेता है, और वहाँ एक अपने नाम से अलेक्जेंडरिया नगर बसाता है। देखना जरा, कहाँ पर अलेक्जेंडरिया नगर बसाता है? अफगानिस्तान में अलेक्जेंडरिया, यानी अब ये हमारे करीब आ रहा है। जेंडरिया नगर, अलेक्जेंडरिया नगर बसाता है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बसाता है। अलेक्जेंडरिया नगर का मतलब क्या था? क्यों मैंने कहा इसे अपने नाम से? अलेक्जेंडरिया तृतीय सिकंदर का नाम था बचपन का। सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा जाता था, अलेक्जेंडर तृतीय, और इसी अपने नाम से इसने अफगानिस्तान में एक नगर यानी एक शहर भी बसाया। अफगानिस्तान से जब ये आगे आता है तो आपको पूरा मामला आप पता चल चुका है। अफगानिस्तान में आपको हिंदू कुश पर्वत मिलेगा। हिंदू कुश पर्वत से होकर के खैरा दर्रा होते हुए सिकंदर भारत में प्रवेश करना चाहेगा। समझना, कहानी यहीं से रोचक है, और यहीं से बातें आपका एग्जामिनर महोदय ने आपसे पूछ रखी हैं।
इसलिए आपको मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों की, कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के नायकों की बात करूंगा, जहां मैंने महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को आपको मगध साम्राज्य पढ़ाते समय बीच में ही बताने का प्रयास किया है, जिससे आप इतिहास को पूरी तरीके से समझ पाएं। अब देखना, सिकंदर के आने के बाद किसी भी तारीख में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। अब सिकंदर जो कि अफगानिस्तान के रास्ते जब हिंदू कुश पर्वत की खैरा दर्रे से प्रवेश करना चाहता है, और आता किस दर्रे से? खैरा दर्रा, याद रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत। मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ आपके सहजता के लिए, और ये है आपका भारत। जी हाँ, ये आपका भारत हो गया। ये कुल मिला जुला के आप ये समझ चुके होंगे, ये हमारा अपना भारत है, अपना भारत है जिसके हम निवासी हैं। ये आ गया हमारे भारत का नक्शा। अब समझिएगा, आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ आपको अरब सागर मिलेगा, अरब सागर ये, और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था किसी भी व्यक्ति के लिए। यहाँ पूरा मामला हिमालय पर्वत का है, हिमालय पर्वत का। देखना, अगर कोई आक्रमणकारी इधर से आना चाहेगा तो हिमालय हमारी रक्षा करेगा? वो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हो। सोचो, बहुत पुराने वर्षों की बात हो रही, तो इतनी सुविधा नहीं थी कि आप ऊपर से हवाई जहाज से आएंगे, ऐसा नहीं था। तो ये इधर से नहीं आ पाते क्योंकि हिमालय था, इधर से नहीं आ पाते क्योंकि बंगाल की खाड़ी थी, क्योंकि उस समय इतने बेहतर यान नहीं रहे होंगे, जलयान नहीं रहे होंगे। इधर से नहीं आ सकते थे क्योंकि अरब सागर था। केवल बचा बचाया कौन सा क्षेत्र? यही एक क्षेत्र था जहाँ से कोई भी व्यक्ति हमारे भारत में सहजता से प्रवेश कर सकता था। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश, हिंदू कुश। और इसी पर्वत में एक दर्रा है, दर्रा का मतलब आप जान ही रहे हैं, रास्ते हैं, खैरा दर्रा। इसी दर्रे से होकर के अफगानिस्तान जीतने के, फतह करने के बाद सिकंदर इसी दर्रे से भारत की तरफ प्रवेश करना चाहता है, और यहीं से प्रवेश भी करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं। भारत में ऐसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और सिकंदर से लोहा लिया है, और सिकंदर को नाकों चने चबवा दिया है। मजाक बात नहीं था। देखना जरा, सिकंदर यहाँ आता है तो यहाँ उस समय भारत हमारे छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे राजा रहा करते थे, और राजा अपने आप में प्रतिभाशाली थे, एक दूसरे में संपन्न थे, कह सकते काफ़ी ताकतवर थे, और अपने देश के प्रति काफ़ी प्रेम था फिलहाल। लेकिन आपस में कोई प्रेम नहीं था, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से द्वेष। एक राजा दूसरे राजा को देखना पसंद नहीं करता था। इसी कहानी का, इसी मौके का फायदा उठाया सिकंदर ने। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, सिकंदर एक कूटनीतिज्ञ, एक अच्छा शासक ही नहीं, बेहतर कूटनीतिज्ञ था, जिसे सब आएगा, राजनीति, कूटनीति सब आएगा, वही बेहतर शासन प्रणाली को संचालित कर पाएगा। अब सिकंदर को पता चल गया भारत की कमजोरी, इसने उसका फायदा उठाना शुरू किया, उस फायदे का बखूबी, यानी उस मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया। और ये आता है कहाँ पर? तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता दूं, जो जिन प्रश्नों, यानी जिन नदियों से प्रश्न बनते हैं, उन नदियों का नाम लिख दे रहा हूँ। देखना, यह है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, और ये है आपकी झेलम, और झेलम के बाद आपकी आ गई चिनाव, और एक चिनाव के बाद याद रखना है हम लोगों को ब्यास। ये सारी नदियाँ ऊपर ही मिलेंगी। मैंने इस बार मतलब मैप में थोड़ा सा जगह ले लिया है, स्पेस ले लिया है। अब सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक नगर बसा है जिसका नाम है तक्षशिला, और तक्षशिला के राजा है अंभी, और इन्हीं के आसपास के राजा हैं एक शशिगुप्त। शशिगुप्त भी क्या है? राजा है। जब सिकंदर अफगानिस्तान के आसपास पहुंचता है तो मेरे कहने का मतलब समझना, छोटे छोटे प्रांतों के काफ़ी राजा थे और कुछ हिम्मत वाले थे। यहाँ तमाम प्रकार की जनजातियाँ रहती थी, अपनी पावर अलग रखती थी कि मैं किसी से कोई डरना वरना नहीं है। इसने भी आक्रमण कर दिया, सिकंदर को काफ़ी लड़ना पड़ा, कई दिनों तक सिकंदर को यहीं लड़ना पड़ा। सिकंदर जब सबको मार देता है, ये मामला पता चलता है किसको? अंभी को। और अंभी को नफरत किससे थी? अंभी को नफरत थी पुरु के राजा। पुरु के राजा यानी पुरु कहाँ था? झेलम और चिनाव के बीच में। इसीलिए मैंने इसको पूरा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरु के राजा कौन थे? पोरस। पोरस से अंभी को काफ़ी दिक्कतें थी, यानी एक दूसरे से काफ़ी वैमनस्य था,
और इस बात का फायदा उठाना चाहता था सिकंदर। सिकंदर ने जब सबको पराजित कर दिया तो देखना अंभी घबरा जाता है। तो ये है विभीषण, अंभी घबरा गया, और जब अंभी घबरा गया तो इसने शशिगुप्त का साथ लिया और शशिगुप्त से कहा, अरे मेरे दोस्त, सिकंदर तो हम सबको मार डालेगा। जबकि कहा जाता है कि अंभी के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अंभी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अंभी सोचा, जब हम पोरस से नहीं जीत सकते हैं, हम पोरस से लड़ाई नहीं लड़ सकते, यानी पोरस के पास और बड़ी सेना थी, तो अंभी ने सोचा क्यों ना हम सिकंदर के मदद से पोरस को मरवा देते हैं। देखिए, ये है भारत के इतिहास की कहानी। भारत आज काफ़ी मजबूत होता, लेकिन इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने धक्का दिया है हमारे भारत को। अंभी जैसे पहले आपको दुश्मन मिलेंगे भारत के। अंभी और शशिगुप्त ने गुप्त तरीके से सिकंदर से भेंट करती है, यानी भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, सिकंदर से इनकी भेंट होती है और ये सिकंदर के सामने अपना सब कुछ त्याग देते हैं। कहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे ऊपर आप हमला ना करिए, जो कुछ आप चाहते हैं ले लीजिए, हम आपको भारत में प्रवेश करने का रास्ता बताएंगे और हम आपकी पीछे से मदद भी करेंगे, सामने वाले की कमजोरी से भी आपको अवगत कराएंगे, अंदर जाएंगे आप जब, तब बहुत मज़ा पाएंगे। सिकंदर को मज़ा आ गया। सिकंदर का लो, ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ऐसी कोई नई बात तो उसके लिए थी नहीं, तमाम ऐसे राजा उसके सामने घुटने टेक चुके थे। ऐसे ही इतिहास में सिकंदर को महान नहीं कहा गया है, सिकंदर महान था और महान रहेगा। इसका सीधा मतलब क्या है, क्योंकि सिकंदर ने वो काम किया है, देख रहे हो आप निडर होकर के कितने बेहतर ढंग से अपने नेतृत्व को संपादित कर रहा है। अब ये काम किया क्या, अंभी और शशिगुप्त को मिला लिया, इसके बाद आसानी से तक्षशिला को कब्जा कर लिया, यानी तक्षशिला पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। शासन तो अब मुखिया तो यही हो गया, फिलहाल आप लोगों को जिम्मेदारी दे दिया कि चलाओ, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि आपने हमारे सामने संधि कर ली है, घुटना टेक दिया है। इसके बाद होता क्या है, ये पहुंचता है 326 बीसी की बात है ये, याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया। सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में पूछा गया प्रश्न सिकंदर महान को लेकर के है तो यही प्रश्न जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 326 बीसी में सिकंदर इस झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। सिकंदर की सेना थकी होती है, काफ़ी ज़्यादा थकी होती है, लेकिन सिकंदर संदेशा भिजवाता है किसके पास, झेलम नदी को पार करके झेलम और चिनाव के बीच में बसे हुए नगर शहर यानी उस प्रांत में वो एक संदेशा भिजवाता है पुरु के पास। पुरु में संदेशा पोरस के पास। संदेशा क्या होता है कि या तो तुम अपने शासन को हमारे हवाले कर दो या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधा जवाब देखना, भारत के राजा, महान राजा, भारत के शक्तिशाली राजा पोरस का जवाब सुनिए। पोरस ने जवाब दिया कि अब तुम हमसे युद्ध क्षेत्र में मिलना, हमारी तुम्हारी मुलाकात रणभूमि में होगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि पोरस के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। और पोरस ने अपनी सेना को ला करके झेलम नदी के किनारे खड़ा कर दिया, और उस पार, झेलम नदी के उस पार कौन बैठा हुआ है, सिकंदर। वही सिकंदर जिस पर गाने फिल्माए गए, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो सिकंदर वहाँ बैठा है, सिकंदर की सेना बैठी है। सिकंदर ने कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी भी प्रांत पर रात्रि में तो प्रहार नहीं करूंगा, मैं जहां जिसे जब भी मारूंगा दिन में मारूंगा। सिकंदर ने पोरस की सेना देखी तो इतिहास में कहा जाता है कि पोरस की सेना को देख करके इसकी हालत खराब हो जाती है। ये डर जाता है कि मैं जीत नहीं सकता हूँ, इसकी सेना बहुत विशाल है, और उस समय झेलम नदी उफान पर थी, यानी बहुत भीषण जलाशय उसमें रहा होगा, जल रहा होगा, बहुत भीषण, जिसे कह सकते हैं बाढ़ जैसे सामना कर रहा था झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र। फिर सिकंदर होता क्या है, सिकंदर निराश होता है कि मैं इनसे तो जीत पाऊंगा नहीं। इसी बीच इनके जो गुप्तचर हैं, ये जो साथी मिले हुए हैं, ये कब काम आएंगे, अब काम आएंगे। इन्होंने सिकंदर से कहा, चोरी छुपे कह रहे हैं, सिकंदर से कहा देखना इतनी आसानी से तो आप पोरस को हरा नहीं पाओगे, पोरस हारेगा नहीं इतनी आसानी से। सिकंदर कहता फिर क्या करूं मैं। तो ये लोग उसे बताते हैं कि इसकी सेना पर रात्रि में आक्रमण करो, जब रात्रि में करोगे ना फिर जीत जाओगे। जैसे विभीषण ने राम से आके रावण के बारे में बात रखी थी,
ऐसे ही ये देखिए रख रहा है। तो ये घर के भेदी लंका ढाएंगे और ये घर के भेदी हैं और भारत को गिराएंगे, देखना। तो ये चले गए सिकंदर से कह रहे हैं कि रात में आक्रमण करो। अब सिकंदर को बात समझ में आती है, इसके जो सैनिक थे वो मना करते, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम थक चुके हैं। लेकिन सिकंदर ने उन्हें अपने धर्म की कसम दिलाई, अपने धर्म की दिलासा देता है और बेहतरीन स्पीच देता है। ये इतिहास में कहा गया, अपने उस पूरे सैनिकों में ऊर्जा भर देता है और रात में ही सारे सैनिक झेलम नदी को पार कर जाते हैं। और झेलम नदी को पार करने के बाद रात्रि में ही पोरस की सेना पर आक्रमण कर देते हैं, जिसका दूर दूर तक अंदाजा राजा पोरस को नहीं था। भीषण युद्ध फिर भी होता है, लेकिन एक अनैतिक तरीके से किया गया युद्ध कितना ज़्यादा देर चलेगा आप खुद समझदार हैं, और इसमें सिकंदर की जीत होती है। सिकंदर सारी सेनाओं को कुचल देता है, ये कह दें सारी सेनाओं को मार देता है और राजा पोरस को कहता है कि बता तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, बताना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। राजा पोरस का जवाब होता है कि जैसा आपने एक दूसरे राजा के साथ किया होगा, जो आपका फर्ज बनता है, जो आपका दायित्व बनता है, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ कर रहा है युद्ध जीतने के बाद, वही करो, यानी मार दो हमें। इतनी निडरता देखकर, इतने साहसिक युद्ध को देख करके और राजा के इतने अडिग विश्वास को देख करके सिकंदर भी हिल जाता है। और वो कहा गया, इतिहास में बोला भी गया है कि इसने पोरस को छोड़ दिया था, पोरस को छोड़ दिया था, उनका राजपाट भी वापस कर दिया था। कहानी समझ रहे हैं आप, देखना। इसी युद्ध को जो 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया, इसे ही हाइडे स्पीज युद्ध कहा जाता है। यूनानी इसे हाइडे स्पीज कहते हैं, हाइडे स्पीज का युद्ध, हाइडे स्पीज का युद्ध, और इसे ही बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता क्यों? क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम वही है, बितस्ता युद्ध। इसे ही झेलम नदी युद्ध कहेंगे या झेलम का युद्ध कहेंगे। समझ में आ गई बात? कुछ भी करके पूछे 326 बीसी बताइएगा किसके किसके बीच में युद्ध हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ है। किस नदी के किनारे हुआ है? झेलम। पराजित कौन हुआ है? राजा पोरस पराजित हो चुके हैं। राजा पोरस के पराजित होने पर इतिहास यहीं से थोड़ा सा मौन होता है। इतिहास अब थोड़ा सा चुप्पी साधेगा कि सिकंदर क्यों लौट जाता है, सिकंदर यहाँ से वापस क्यों लौटा है। तो इसके कई धारणाएं हैं, जिसमें सबसे मान्यतापूर्ण धारणा क्या है कि सिकंदर की सेना इसको हराने के बाद आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जब ये ब्यास नदी के पास पहुंचती है, तो ब्यास नदी का उग्र तूफान देख करके, उग्र व्यवहार देख करके, यानी और भयानक स्थिति देखकर इसकी सेना डर जाती है और कहती है कि अब तो नहीं हो पाएगा सरकार, अब तो नहीं जा पाएंगे हम और नहीं पार कर पाएंगे ये मझधार, हमको ले चलो सरकार, हमको वापस ले चलो। तो सेना डर गई है और सेना वापस जाना चाहती है। और ये तो पहला पॉइंट है, इसको बहुत मान्यता मिली है कि इसी तूफान की वजह से, यानी झेलम ब्यास नदी के भयंकर, तो क्यों लौटा है सिकंदर, याद रखना, क्यों लौटा है सिकंदर, विश्व विजेता, विश्व विजेता, विश्व को जीतने का सपना रखने वाला सिकंदर यही ब्यास नदी से क्यों लौटता है। तो सफर देखना, युद्ध जीता है झेलम नदी के किनारे और लौटा है किस नदी के किनारे से? ब्यास नदी के किनारे से। याद रखिएगा, ब्यास नदी के किनारे से ये लौट जाता है। तो पहला तो कारण ये था कि ब्यास नदी काफ़ी ज़्यादा तूफान पर थी, इसलिए वो लौटा। दूसरा कारण देखना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये राजा पोरस से काफ़ी प्रभावित हो गया। राजा पोरस की स्थिति को देख करके, राजा पोरस की वो तमाम प्रकार की व्यवहारात्मक चीज़ों को देख करके सिकंदर थोड़ा सा पिघल जाता है और ये उस दिन से इरादा छोड़ देता और वापस चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि सिकंदर इतना क्रूर शासक और इतना ज़्यादा लोगों को मारने वाला, जो बिल्कुल निडर था, किसी भी चीज़ का जिसे भय नहीं था, वो ऐसे वापस लौट जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर इस नदी के कारण लौटा, कुछ लोगों का मानना है सिकंदर पोरस के कारण लौटा, और कुछ लोगों का मानना है उसी समय भारत के इस हिस्से में, यानी बिहार के आसपास के क्षेत्र में, इस मैप के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में उस समय नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था और वहाँ का सबसे प्रतापी शासक घनानंद था। और घनानंद के पास हजारों हाथियाँ, हजारों सैनिक, 6000 हाथियाँ थीं, 4000 घुड़सवार थे, 4000 रथ थे, तमाम व्यवस्थाओं से लैस थे घनानंद।
बहुत बड़ा साम्राज्य था। मगध साम्राज्य उस समय भारत का सबसे पावरफुल साम्राज्य था। जब राजा पुरस की लड़ाई में इतना ज़्यादा क्षति पहुंची किसे, सिकंदर को, सिकंदर यहीं डर चुका था। तो जब इसने सुना होगा कि आगे मामला और कठिन है, वहाँ तो इतने सैनिक है, वहाँ कैसे बच पाएंगे, वहाँ तो कोई नदी वगैरह का सहारा भी नहीं ले पाएंगे, कैसे बचेंगे हम वहाँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि सिकंदर घनानंद की शक्ति को देख करके वापस लौट जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सिकंदर ने सोचा कि मैं अब नहीं जा सकता हूँ, और कुछ लोगों का कहना है कि सैनिकों ने विरोध कर दिया और कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, तो सिकंदर अकेले कैसे आता। जो भी रहा हो इतिहास में, आप समझ सकते हैं कि सिकंदर महान अब इसी ब्यास नदी के तट से वापस चला गया है। वापस जा रहा है, देखना वापस जाते समय यहाँ का जो क्षेत्र इसने जीता है पूरा, ये क्षेत्र दे देगा अपने मुख्य सेनापति सेलुकस निकेटर को, जिसका आगे चल करके युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। कहानी देखो अब जुड़ेगी ना आपके साथ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को लाने से पहले हमें कुछ महान हस्तियों के बारे में, कुछ महान इतिहासकार, इतिहास में जन्मे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उनको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें आपने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और अब सिकंदर को देख रहे हैं। देखिएगा तो सेलुकस निकेटर कौन था? प्रधान सेनापति था। किसका? सिकंदर का प्रधान सेनापति। इसको ये पूरा जीता हुआ राज्य दे देता है और कहता है कि तुम यहां शासन करो, मैं तो चला घर। ये अपने अन्य सैनिकों के साथ चल देता है और कहा जाता है ये घर नहीं पहुंचता, यानी रुखसाना बेचारी इंतजार करती रह गई और इसके पति आए नहीं। ये कहाँ पहुंचता है? बेबीलोन, जो कि ईरान में पड़ेगा। ये बेबीलोन पहुंचता है। बेबीलोन पहुंचेगा अपने अन्य सैनिकों के साथ। वहाँ इसकी हालत थोड़ी सी खराब होगी और ये मलेरिया से पीड़ित हो जाएगा। मलेरिया से पीड़ित हो जाएगा और मलेरिया से पीड़ित होने के बाद 323 बीसी की ये बात है, बेबीलोन में ये दम तोड़ेगा। बेबीलोन में इसकी मौत हो जाती है। उस समय इसकी उम्र महज 32 वर्ष की थी, यानी बहुत ही कम उम्र में दुनिया जीतने का सपना रखने वाला महान नायक चला गया है, अलविदा कह गया है। सोचो, पूरी दुनिया तब आप जीतोगे जब आपकी उम्र इतनी लंबी हो, और आप तो 32 वर्ष के सफर पे ही आए थे और निकल गए। केवल 12 वर्ष तक तो आपने युद्ध लड़ा, लेकिन हाँ, ये 12 वर्ष तक इतना भयानक युद्ध लड़ा है कि इतिहास ने इसे महान कह दिया है। इतिहास इसे महान कहने के लिए मजबूर कर दिया है। और कहीं ये 20 से 25 वर्ष और शासन किया होता तो पक्की बात थी, ये विश्व विजेता वाकई में बनता और ये पूरे विश्व को जीत लेता। जीत सकता था, मे भी हो सकता था जीत जाए, या हो सकता था ना जीत पाता, लेकिन आगे तो कहानी और ये भयानक बना था। लेकिन 32 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में 323 बीसी ईसा पूर्व। दूसरा महत्वपूर्ण बात अब आप समझ लीजिए, सिकंदर महान की पूरी कहानी आपके सामने आ गई है और सब कुछ आप सुन चुके हैं। इसका महत्वपूर्ण पक्ष अब मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण कब होता है आपको पता है? 326 ईसा पूर्व की वो कहानी मिलती है। हाइडेस पीस युद्ध मिलता है, झेलम बितस्ता नदी के किनारे मिलता है। अंबी और शशिगुप्त जैसे राजा घुटने टेक देते हैं और वो विभीषण का काम करते हैं, यानी अपने घर का भेद बताने का काम करते हैं। पोरस पराजित होता है, परंतु ब्यास नदी के भयानक तूफान को देख करके सेना किसकी? सिकंदर की मना कर देती है आगे बढ़ने से, और सिकंदर वहीं से वापस लौटकर चला जाता है। यानी भारत में और आगे सिकंदर नहीं बढ़ता है। यूनानी शासक था सिकंदर, भारत में उसने आक्रमण किया था 323 बीसी में। वो रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है, यानी ये घर नहीं वापस जा पाता है। रास्ते में इसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि मलेरिया की वजह से मौत हुई है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख भी किया है कि मलेरिया की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इतिहासकारों का मानना है, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, यानी हमारे परीक्षक, हमारे एग्जामिनर, तो जो हमारी परीक्षा लेने वाले हैं, उनका मानना है कि हम एक बात और बताते चलो कि सिकंदर महान के आने से, सिकंदर के आने से हमारे भारत में क्या फायदा हुआ है। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, नुकसान तो हमें पता चला, फायदा क्या किया होगा इसने? फायदा इसने जानते हो क्या किया है? ये आकर के अलेक्जेंड्रिया बसाया था। बहु बफेला, जब इसका जो घोड़ा था जो इसे बचपन में मिला था, जो इसके साथ जिंदगी भर रहा, बहु बफेला, जब इसकी मृत्यु हो जाती है झेलम नदी के किनारे, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र में एक शहर बसाता है बहु बफेला, यानी बहु खफेला। तो ये जो शहर अपने घोड़े के नाम पर रखता है, तो नगरीकरण का विकास होता है। इससे राजा को सीख मिलती है कि अच्छा, ऐसे ऐसे नगर बनाने चाहिए। तो नगर की सीख
भारत में देने का काम किया इसने। इससे भारत को फायदा हुआ कि इस तरीके से नगर प्रणाली को संचालित करना चाहिए जैसे सिकंदर कर रहा था। सिकंदर ने भारत में कुल 19 माह तक सफ़र 19 माह रहा था, यानी 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। और उस 19 माह में इसने तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रियाओं को संपादित किया जिसने भारत ने उसका अनुसरण करके, वहाँ के राजाओं ने उसका अनुसरण किया और उसके अनुसार अपनी रूपरेखा निर्धारित की। दूसरी बात, हमारे भारत को ही नहीं संपूर्ण इतिहास को एक बेहतर लाइन मिलती है। बेहतर लाइन क्या? क्योंकि निर्याकस जो इसका सेनापति हुआ करता था, जो इसके साथ साथ रहता था, उसने आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है, लिखा है, डेट वाइज लिखा है। इसलिए तो डेट वाइज लिखा है उसने, और इसलिए तो पूरी जानकारी मिलती है कि मौत 13 जून को हुई थी। 13 जून 323 बीसी को इसकी मौत हो जाती है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें तो ऐसे थोड़ा मिल गई थी। यानी कहने का मतलब हुआ, जब आप ये समझ लें कि 334 से ये चला था, पूरब की तरफ बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये आया और इसके बाद 323 में बेचारा सफ़र से रवाना हो जाता है। तो सारे डेट वाइज जो कॉम्बिनेशन है, जो बेहतर ढंग से अंकित किए गए, इससे हमारे भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। यही इसके फायदे थे। यानी भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी, नगरीकरण का विकास होगा, मुद्राओं का प्रचलन होगा, तमाम प्रकार के लेन देन की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, युद्ध लड़ने की कला को भी लोगों ने इसका अनुसरण किया, इससे सीखा। तो सिकंदर महान के आने से तमाम फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए जो आपके सामने अंकित हैं, और पता भी चल चुका है कि सिकंदर महान की पूरी कहानी क्या थी और किस तरीके से इसने अपना काम, अपने कार्य का निर्वहन किया, अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया। और सिकंदर को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं है, ये लगातार जीतता हुआ चला आया और 32 वर्ष की आयु में ये इस दुनिया से अलविदा कह के चला गया। जी हाँ, तो आशा करते हैं ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आशा करते हैं ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम आपसे अब विदा लेना चाहते हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।